अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरवाम साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। क्या वजूहत हैं? इकनॉमिक्स क्राइसिस के पीछे क्या लॉजिक है? क्या टैक्स निज़ाम भी हमारा ऐसा है जिसकी वजह से हम इकनॉमिक्स क्राइसिस की तरफ गए हैं, या इंटरनेशनली तौर पर हम इकनॉमिक्स क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और चौधरी साहब, इकनॉमिक्स क्राइसिस की जब हम बात करते हैं, असल में ये है क्या है, और जो अब मौजूद हालात में जिस तरह मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है, बा खबर ज़राए भी, बा खबर वज़रा भी ये बयान देते नज़र आ रहे हैं मुल्क डिफ़ाल्ट कर चुका है। आप इसकी वजूहात क्या हैं, उनको किस तरह देखते हैं? देखिए, जो आपने वज़रा के बयानात की हद तक बात की, वो देखें, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जी बड़ा जी ब्लंटली और ओपनली कह दिया। अब रही जो वजूहात हैं, देखें, वजूहात ये एक आधे महीने में, 6 महीने में, 1 साल में नहीं। हम कंटिन्यूसली जो बोरोइंग कर रहे थे और उसके बाद उसकी जो यूटिलाइजेशन थी वो नॉन प्रोडक्टिव, मैं समझता हूँ कि हमने उसकी यूटिलाइजेशन की, और उससे जो हमें उस कर्ज़ से हासिल शुदा जो ओवरऑल मजमुआ है हमारे पास, हमने कोई सच एसेट भी क्रिएट नहीं किए, और ना कोई उसके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई, ना उनसे कोई प्रोजेक्ट्स को हमने बनाया, बल्कि हम उस तमाम पैसा जो लेते रहे उसको स्पेंडिंग में सादा ले जाते रहे, एक्सपेंसेस में ले जाते रहे। अच्छा, अब वो उस सिचुएशन एक आ गई कि हमें फिर उस सूद को अदा करने के लिए जो हमने कर्ज़ लिया है, हमें फिर मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े। अब सिचुएशन अब इस वक्त ये आ गई कि हमें वो कर्ज़ मिलना भी नामुमकिन हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने IMF के साथ जो शराइत थी, उनकी मनमानी के तहत हमने तमाम जो डिवेल्यूएशन भी की, उसमें भी हमने पहले तो रोका रखा आर्टिफिशली जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स थे। अल्टीमेटली हमें वो बैंक के साथ ओपन मार्केट को टच करना पड़ गया, और बैंक के जो रेट हैं उनको भी हमें फ्लेक्सिबल करना पड़ गया। जी जी बेसिक जो आपका एलिमेंट है, आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज आने का है वो है। जी जी आपकी एक्सपोर्ट बड़ी थोड़ी है, इंपोर्ट बहुत बड़ी थी। इंपोर्ट के ऊपर जो हमने जो गैप था उसकी वजह से, जी जी। उसको बजाय हम कवर करते, हमने एक और ज़्यादती की। हमारे बिजनेसमैन ने भी ज़्यादती की, उसमें शामिल हैं, और बाकी लोगों ने भी, कि हमने डॉलर की बाइंग शुरू कर दी। और बिजनेसमैन ने, जिसके पास 4 माह का मटेरियल का साइकिल था, उसने वो 6 माह का मंगाया, उसने 8 माह का मंगाया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम उस सिचुएशन के पास चले गए कि बैंकों के पास जो रिज़र्व थे डॉलर के, या उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज आता था, वो बिल्कुल नैरो मार्जिन पे चला गया। और अल्टीमेटली ये हुआ कि छोटी छोटी जो LCs थी, उनको क्लियर करने के लिए भी पैसे नहीं हमारे थे। पास नहीं थे। ठीक है, सही कह रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद अब क्या हुआ कि हमें फिर IMF की तरफ तो दोबारा जाना पड़ा। गए तो उन्होंने आपको 3-4 मेजर चीज़ें जो थी, जहाँ जहाँ से आप रेवेन्यू ले सकते थे, एक फ्यूल प्राइस के रेफरेंस से थी कि आप अपनी प्राइसेस फ्यूल की बढ़ाएं, जहाँ एनर्जी की क्राइसिस है, वो प्राइसेस हैं, उसमें इजाफा करें, सुई गैस है, जितने आपके सोर्स थे उन तमाम में आपको थोड़ा थोड़ा 1 बाय 1 करके इजाफा करना पड़ गया। और अल्टीमेटली, चूँकि देखें, बात यह है कि जो हमारी स्पेंडिंग है वो अपनी जगह कायम है, हम अपनी स्पेंडिंग में कमी नहीं कर रहे। सिर्फ अखराजात बढ़ रहे हैं। अखराजात उसी जगह हैं, बल्कि उनको अगर आज हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अखराजात की जो परसेंटेज है वो ऊपर जा रही है, जी जी, और जो हमारे पास आमदन है इनफ्लो या पैसा जी जी आना है उसको नीचे जा रहा है। नो डाउट FBR ने कहा जी हमने पिछले साल से इतने पैसे ज़्यादा ले लिए, इतने पैसे ज़्यादा ले। देखिए, वो सारा विद होल्डिंग का रेवेन्यू है, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस बढ़ा, वहाँ से आपको ड्यूटी टैक्सेस की कलेक्शन आ गई। वो जो ड्यूटी टैक्सेस की कैलकुलेशन है, वो उसमें आप थोड़ा सा ऊपर चले गए, क्योंकि रुपए की डिवैल्यूएशन के साथ आपका पैसा बढ़ गया। 4,493 अरब रुपये इकट्ठे किए। उसको अगर आपने कंपैरिजन पिछले साल से भी करना है तो आप उसको करेंगे, उस दिन आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और एक्सचेंज रेट के मुताबिक देखें, और आज देखें डॉलर के ऊंच नीच से सारा ये हद पूरे। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये हमें सोचने की बात है कि हम इसको कितनी देर तक डिवैल्यू करके करते रहेंगे। और ये पिछले अब जो 2 दिनों में मूडी ने जो हमारी नई रेटिंग जारी की है, उसकी वजह से ये 25 रुपये का 27 रुपये का बैंक रेट का फ़र्क पड़ा है। ये आपने देखें किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा तो कंट्रोल करें ना। बैंकिंग को आप एकदम 15-20 रुपये का एक दिन दे रहे हैं। कमर साहब, पहले जिस तरह अभी IMF की शरायत हैं, अब 2% शरह वो कह रहे हैं बढ़ाएं, क्या 20% शरह करने से? लेकिन मेरे रिपोर्ट के मुताबिक 1992 जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब भी 22 रुपये शरह सूद थी। ये 20% होने से चलो बैंकों का तो कारोबार चल जाएगा, आप समझते हमारी मुआशी जो हालात हैं वो दुरुस्त होंगे। और दूसरा, जो IMF की शरायत का तो पता चलता है आवाम को, वो शरायत इस्लाहात चाहते हैं, लेकिन बाकी जो डोनर एजेंसियाँ हैं जिनसे कर्जा लिया जाता है, उनका तो आज तक किसी को बताया नहीं गया, उसके पीछे हरकत क्या होते हैं? इन तमाम जो ख़ास तौर पे जो डोनर एजेंसीज़ हैं, देखें, जो भी आपको डोनर एजेंसी फ़ंड देती है
उसका एक अपना आपको एक क्राइटेरिया देते हैं, उस क्राइटेरिया को मीट विद करके उन्होंने स्पेंडिंग करनी होती है। अच्छा, अब कुछ उसमें मैं समझता हूँ कि बेहतर भी है कि वो स्पेंडिंग के ऊपर आपकी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। लेट से उन्होंने आपको पैसा दिया फ्लड रिलीफ के लिए, हम उठाते हैं, हम किसी और जगह खर्च कर देते हैं। हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हम एक बजट बनाते हैं, बजट, उसके बाद उस बजट डॉक्यूमेंट को जब हम एक्ट बना देते हैं, कानून बन जाता है, स्पेंडिंग के पैसे जो हैं हम उनको तमाम फंड्स की एलोकेशन कर देते हैं। होता क्या, जब भी कोई थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है, हम क्या करते हैं, सेहत में से पैसा निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं, तालीम के बजट में से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, देखें बात यह है कि जब आपने एक इदारे के लिए फ़ंड कर दिया, एक आपने सेगमेंट के लिए एक पैसा मुख्तस कर दिया, तो आप उसी शोबे में उसको पैसे को रहने दें, वहाँ पे बेहतरी लेके आएँ, उन चीज़ों को इनोवेट करें, वहाँ पे आप नए रिसर्च और उसके लेके आएँ शोबा जात को। दूसरी जो आपने बात की ना कि IMF की शराइत सामने आती हैं, उनकी नहीं आती। देखें जहाँ जहाँ भी ये सबसे बड़ी आप कहें कि पैसा भी लें, उधार भी लें, और आप रिस्पेक्टफुली कहें जनाब कि हम बातें एब्सोल्युटली नॉट, आप ये भी कहें। जी जी, सही कह रहे हैं। वो तो चले एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन बात ये है कि आप ये भी कहें कि जनाब वो हमें डिक्टेट भी ना करे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। जब लेकिन IMF ने तो जी जी उन्होंने तो फिर भी हमेशा रिफॉर्म्स की बात की है, और ये पहली दफ़ा हुआ है उन्होंने कहा यार अशराफ से टैक्स लें, बहुत अच्छी बात है, उनके ब्यूरोक्रेट से गोशवारे लें। उनकी जो शराय थी वो काबिल कबूल थी, जो बहुत पहले करनी चाहिए थी, जो वो आप कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसको आपकी ब्यूरोक्रेसी रजिस्ट करती थी ना। यही लोग आपको आज बातें सामने आई हैं, पता चला है कि वो मांग क्या रहे थे। आपको तो हमेशा यही क्या करते हैं, आपकी बिजली की कीमत बढ़ा दें, आपकी गैस की कीमत बढ़ा दें, आपकी फलां सब्सिडी थी, अभी 380 अरब की सब्सिडी 170 रुपये का नया टैक्स लगा दिया, और अभी तक वो IMF ने पैसा भी नहीं दिया। अगली जो बात सबसे बड़ी है कि जहाँ जहाँ पैसा ड्रेन हो रहा है, वो एक जगह से हमने 1 रुपये को नहीं रोका। सही कह रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी स्पेंडिंग जो है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रही है, किसने अपनी सिक्योरिटी छोड़ी है, किसने, अभी तो बातें ही है ना, किन लोगों ने अपने परक्विजिट्स कम किए हैं, किसने कहा जी हमारे परक्विजिट्स कम कर दें, कोई नहीं करने लगा। हम मुराद सारे लेना चाहते हैं, चाहे वो हम बात करें जुडिशरी की, चाहे हम बात करें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, चाहे प्रोटोकॉल हर बंदा चाहता है, अपना जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी बात करें, चाहे हम एक आम कॉमन मैन की बात करें, हम अपने परक्विजिट्स कोई बंदा भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन ये कहता है कि जनाब सेक्रीफाइस कौन करे, हर शख्स दूसरे को कहता है कि आप सेक्रीफाइस करें। तो इस तरह नहीं होता। खुद नमाज नहीं पढ़नी, दूसरों को तलकीन करनी है नमाज पढ़े। इस वक्त जो ज़रूरत है वक्त की, वो ये है कि जितनी हमारी अनड्यू स्पेंडिंग है उसको रोका जाए। और इसमें कोई शक नहीं है जो आपने इंपोर्ट के ऊपर बैन किया, बल्कि मैं तो कहता हूँ तमाम लग्जरी आइटम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैन कर देनी चाहिए, बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए। उसमें सिर्फ आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आएँ, हेल्थ से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी कोई चीज़ आनी है, रिसर्च से रिलेटेड आपका को आना है, और उसके बाद अगर कोई आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। जितनी LCs बंद हुई सबको पता है, 4-5 माह क्या होता रहा, बहुत से सेक्टर बंद हो गए, बहुत सी टेक्सटाइल बंद हो गई, बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो गई, बड़े बड़े नामवर इदारे बंद हो गए LCs ना खुलने की वजह से। क्या ये जिम्मेदार थे? 19.70 बिलियन डॉलर अरब के ज़र मुबादला था, जो 3 अरब का भी नहीं रह गया, ये जिम्मेदार थे? नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसमें सिर्फ एक चीज़ की जिम्मेदारी नहीं, उसमें 2 इन्वॉल्व बहुत बड़े हैं। जी जी। अकाउंटिंग की टर्म में हम प्राइम कॉस्ट एक लफ्ज़ बोलते हैं, उसमें मटेरियल आता है और उसमें आपकी बाकी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एनर्जी की कॉस्ट आती है। जी जी। अब जिस वक्त इस सिचुएशन में है, एक्सपोर्टर को अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी एनर्जी की कॉस्ट किधर चली जाएगी। वो अपना एक्सपोर्ट जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल नहीं है। जी जी। उसको दोनों चीज़ों ने मारा। जब मटेरियल इंपोर्ट करेगा उसका एक्सचेंज रेट मार दिया वहाँ पे, और उसके पास दूसरा जो एलिमेंट है मटेरियल के साथ उसकी डायरेक्ट लेबर का, वहाँ पे भी उसको एनर्जी और क्राइसिस के साथ दोनों ने मार दिया। अब वो ओवरऑल मार्केट को तो वो कम्पीट ही नहीं करता इंटरनेशनली। अगर उसने कोई किसी जगह को टेंडर विन किया है तो वो उस प्राइस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल उस चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकता होगा अनटिल अनलेस का उसका बड़ा ही अच्छा मार्जिन पहले से हो, तो अब वो एट पार जाके उसको एग्जीक्यूट करेगा उस ऑर्डर को। दूसरी बात ये रही, देखें ये इनको बड़ी लेट जाके शायद को 2.5 महीने 3 महीने गुजरने के बाद समझ आई कि हमने इंपोर्ट को रोकते रोकते हमने रॉ मटेरियल भी रोक दिया। सही कह रहे हैं। ठीक है, जिससे इंडस्ट्री ने चलना है।
उसके बाद आके जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को नींद से जगाया शायद किसी ने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, हम जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उसको हम प्रायोरिटी बेस के ऊपर क्लियर करेंगे, उसके ऊपर किसी किस्म की कादगार नहीं होगी। देखिए ये तो ज़रूरत की चीज़ है ना, हम तो बात करते हैं लग्जरी आइटम की, जिसमें गाड़ियाँ शामिल हैं, जिसमें आपके बाकी खाने आपके गाड़ियाँ शामिल हैं, जानवरों की फूड शामिल है, और इसी तरह आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशरूब हैं वो शामिल हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को बैन करें, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैन कर दें। और देखें उसमें भी आज अभी आप पूछ रहे थे ना कि ये जो अगर रेट बढ़ता है 2%, देखें इससे शायद कॉमन मैन को फ़र्क नहीं पड़ेगा बैंकिंग के रेट से, लेकिन जो इंडस्ट्री ऑलरेडी सफ़र कर रही है उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। देखें सबसे इम्पॉर्टेंट हमें बात ये समझनी है कि भाई हमें ये इन प्लाटों ने, इन सोसाइटियों ने हमें कुछ नहीं देना। जी जी, आउटपुट अगर आपको किसी ने देनी है तो वो बिज़नेस ने देनी है, कारोबार ने देनी है, इंडस्ट्री ने देनी है। अगर आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो फिर आप आगे चलेंगे, वहाँ से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वहाँ से प्रोडक्ट भी बन के आएगी, आपके लोकल इस्तेमाल के लिए भी होगी, आपकी एक्सपोर्ट के लिए भी होगी। अगर एक्सपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। अब जो बेसिक इस वक्त जो देखें मेनली ये है कि एक शायद आपके पहले एक प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि आपको इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट एक चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी साइन करने की ज़रूरत है। जी जी, और वो साइन करें 10 साल के लिए, वो तो हो नहीं सकता 15 साल के लिए, क्योंकि जिस तरह भी फैसल साहब एक दूसरे को बुरा कहने की जो आदत पड़ गई है, एक दूसरे को मुनाफ कहने की आदत पड़ गई है, एक दूसरे को काफिर कहने की आदत पड़ गई है। देखिए अयूबी साहब, इनको सोचना होगा कि अगर ये मुल्क बचेगा तो इनकी सियासत भी चलेगी। उनका मुल्क में क्या है कमर साहब, उनका मुल्क में तो कुछ नहीं है, जिन्होंने यहाँ रहने नहीं उसका मुल्क। असल में ये इकोनॉमिक क्राइसिस में हमारे टैक्स निज़ाम का भी कोई हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। मिसाल के तौर पे हम कौन से उसमें देखें बात ये है कि मिनी बजट आ गए, सारोज आ गए, ये है। मिनी बजट तो चलें यार अपनी जगह, वो तो एक मेरा ख्याल है असल जो चीज़ थी कि जो पोटेंशियल टैक्स पेयर है आज तक हम उसको टैक्स नेट में नहीं ला सके। हमने एक स्पेसिफिक लोगों को पकड़ा हुआ है, हम हर दफ़ा उनको ट्विस्ट करते हैं और उन्हीं को स्क्वीज़ करते हैं कि इनसे हमने इनकी जेब से क्या निकाल लेना है। हमने 4C लगाया तो उसी पे लगाया, 7E लगाया तो 7E लगाया तो जो नामुमकिन काम उनको लगाते हैं। जो हमने जहाँ से इस बेचारे को पहले जो हमारे पास है ना इसी को स्क्वीज़ करना है। देखें ये जो भी नेशनल एक्सचेकर में है यार, ये कुछ ना कुछ आपको कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना। जी जी, जो इस सिस्टम से बाहर है उनको लेके आओ भाई, किसने मना किया? उनको पकड़ो, उनको लाओ। आपके पास अब ऑटोमेशन है, आप कहते हैं जी हमारे पास इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जनाब इतने मिलियन लोगों की इन्फॉर्मेशन है। इंडस्ट्री वाले के पास वक्त नहीं है वो एहतजाज करे। जब भी कोई टैक्स लगता है 0.6 लगाया ट्रांजैक्शन पे या दूसरे, वो जो ताजिर बरादरी एहतजाज के लिए आती है वो तो टैक्स नेट में है ही नहीं है। देखिए ये बड़ा हमारे मुल्क में तो ये जो एहतजाज करता है वो नेट में है नहीं है, और जो है वो करता नहीं है। बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जिस बंदे का जहाँ पे कोई मकसद नहीं है, हर वो शख्स उसकी डिस्कशन भी कर रहा है और उसके ऊपर उसको मुकम्मल अबूर भी हासिल। जी जी, जो उस रेलेवेंट फील्ड से आदमी है शायद उसका उससे तल्लक ही नहीं है। ये वही आज समझ लें जिस तरह एक आम डॉक्टर का एक अताई का फ़र्क है। ठीक है, असल में बात यह है कि हमने प्रोफेशनलिज्म को तो फ़रोग नहीं दिया। सही हमने चीज़ों को सही मानों में आगे लेके तो आए नहीं है ना आज तक अक्रॉस द बोर्ड। कमर साहब, पाकिस्तान टैक्स बार की प्रपोजल पहले भी आती रही हैं, BTP पर हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए ताकि टैक्स पेयर बढ़े। दूसरी तरफ जो आप रियासती इदारों को प्राइवेट कर रहे हैं या उनको गिरवी रख रहे हैं या बेच रहे हैं, आप जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया था भी लग्जरी गाड़ियाँ बंद कर दो, प्रोटोकॉल भी बंद कर दो, यूटिलिटी बिल्स भी अपने खुद जमा करवाएं। इसके अलावा पाकिस्तान टैक्स बार का एक प्रपोजल थी, आप इनको अवाम के साथ पार्टनरशिप पे दे दें, प्राइवेट कर दें, उसको गिरवी देने के बाद उनको अवाम को दे दें, अवाम करें, हुकूमत की मलकियत भी रहे चीज़ें और पाकिस्तान ग्रो भी कर जाए। मुमकिन है डेफिनेट। पूरी दुनिया में देखें ये फार्मूला बड़ा कामयाब है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको हम कहते हैं। और इसमें मेरा ख्याल है कि हमें इसी नहज पे जाना चाहिए। देखें इदारों को बेच के मामला नहीं चलेंगे, इदारों को चलाने से मामला। सही कह रहे हैं। देखें आपके पास इतने बड़े इदारे जो एक वक्त में पूरी आपकी एक ज़रूरत पूरी करता था, जैसे पाकिस्तान स्टील थी, वन ऑफ द बेस्ट आपकी एयरलाइन थी PIA। देखें आज क्या शर्म हमने कर दिया। सही कह रहे हैं। हमने लोगों को इस तरह से भर्ती किया है कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। एक बंदे की जगह हमने 6 MCB आपने सेल किया तो आज वो तरक्की कर आज देखिए बैंक को आपने 22 अरब रुपया प्रॉफिट है। अच्छा, इस वक्त से जो असल ज़रूरत है वो हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करने की है, और डायरेक्शन ठीक करने के साथ साथ जो हमारा पैसा इकट्ठा होता है वो थोड़ा है या बहुत है जैसे भी है, उस पैसे की यूटिलाइजेशन इस वक्त जो है ना वो बड़ी सोच समझ के होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरा तो ख्याल है इस वक्त तमाम आपके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं
ये सड़कें और फलां ये एक दफ़ा बंद कर दें। इस सबको तमाम चीज़ों को एक दफ़ा रिस्ट्रक्चर करके तो फिर आगे चलें। अनटिल अनलेस के को आपका इतना ज़रूरी काम है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है उसको ज़रूर कर लें, सही है। लेकिन इसके अलावा बाकी आपको डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे सबसे बड़ा आपको कट लगाना पड़ेगा, वरना हमारा हशर जो श्रीलंका का उससे बुरा होने वाला है। उसकी वजह ये है कि वहाँ डिफरेंट क्लासेस इस तरह से नहीं थी जिस तरह पाकिस्तान में। सही कह रहे हैं। यहाँ आप समझते हैं कि ये श्रीलंका वाले तो कौम यहाँ पे उस आवाम के बारे में मशहूर है, वो तो एक कीड़ी भी नहीं मारती जी, जिन्होंने मिनिस्टरों को मार दिया। दूसरी बात ये है, देखिए आपके पास ऑलरेडी बलूचिस्तान का एक ऑलरेडी इशू है। जी ठीक है, आपका फाटा का जो पूरा एरिया है वो एक अलग ट्राइबल बेल्ट वाला जो इशू है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल डेविड लाइन वाला पूरा वो एक अलग इशू है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ हमें लेके चलना है। फिर देखें आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी रोड एंड बेल्ट पे, चाइना के साथ मिलके इतने रिसोर्सेज लगा दिए, अभी आप आकर सारा प्रोजेक्ट रोक दिया। देखें ये वो चीज़ें जो इस वक्त जिनसे हमें इस वक्त आगे कमाई का टाइम था वो हमने बंद कर दिया। अब वो प्रोजेक्ट आपने जो ग्वादर वाला सारा था उसको आपने रोक दिया, जिसको पूरी कौम अगर ना भी कुछ करती तो खा सकती थी बैठ के। नहीं खा ना सके, लेकिन एटलीस्ट यार देखें बात ये कि इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई उसके ऊपर आप देखें ना जो अब आने वाले वक्त के ऊपर उस सारे जितनी देर वो प्रोजेक्ट बंद रहेगा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जब तक प्रोजेक्ट ऑपरेटिव आप नहीं करते, उसको चलाते नहीं हैं, उसकी मेंटेनेंस कास्ट, कल को उसकी अपग्रेडेशन की कास्ट या उसको रिवाइवल उसकी करते हैं तो उसकी कास्ट वो उस प्रोजेक्ट से बड़ी हो जाती है। आपको याद आज भी एक बयान था कि वजीर का वजारत का जो पाक ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा था, अगर वो मुकम्मल ना किया तो 18 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा। या तो अमेरिका दे या फिर हमें उससे मुआहदा करने दे, मुकम्मल करने हमें अमेरिका ने क्या देना सवाए लारे के, तो हमें उन्होंने वैसे कभी कुछ इसका मतलब फिर वो भी नुकसान है, 18 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान। वही चंद एक लोग जो उनके वफादार होते हैं ख़ास तौर पे बड़े बड़े ओहदों पे, वही शायद उनके मफादात पूरे होते हैं। कि बाकी हमें तो उन्होंने 65 से लेके और आज तक बैरी बेड़ों का इंतज़ार और हम उनके वादों का इंतज़ार करते हैं। देखिए बात यह है कि हमें सेल्फ रिलायंट की तरफ आना चाहिए। ये लोगों की तरफ हर वक्त मुंह उठा के कि ये हमें इतने पैसे दे दे, ये इतने पैसे दे, फ़लाँ गल्फ़ वाले हमें दे दें। देखें जब आपकी इज़्ज़त, आप कहते हैं जी पूरी दुनिया में हमारी इज़्ज़त नहीं है, और ये आपकी इज़्ज़त कहाँ से आएगी? जब मांग तांग के हमने खाना है, बच्चों को भी हमने मांगे पे लगा दिया आगे और सूद पे लगा दिया, तो हमने किस तरफ हमारी बरकत भी कहाँ जानी? कहाँ भी जानी। चौधरी कमर साहब आपको बहुत शुक्रिया।